अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल वाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है ज़ख्म से मसीहाई तक। मुसन्निफ़ा है मरियम अब्बासी और किस्त नंबर 2। सबा वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही थी जब पीछे से मामी ने उसे आवाज़ दी। जी मामी। उसने गेट के हैंडल पर हाथ रखे पलटे बगैर जवाब दिया था। बेटा नाश्ता कर लिया है? जी। अब वो वापस मुड़ी थी। मामी के अल्फाज के साथ साथ चेहरे पर भी एक वाज़ेह नरमी बिखरी हुई थी जो उसके लिए काफ़ी नामानूस थी। अच्छा अंदर आओ, ज़रा एक बात करनी है तुमसे। मामी मैं लेट हो रही हूँ, मेरी बस निकल जाएगी। अरे 2 मिनट की बात है और बस की फ़िक्र ना करो तुम, तुम्हारे मामू घर पर हैं, वो छोड़ देंगे तुम्हें। लेकिन मामी, वो उनसे कोई बात नहीं करना चाहती थी मगर वो उसके सर पर पहुँच चुकी थी। अरे क्या ज़रूरत है बसों के धक्के खाने की, तुम्हारे मामू निकल ही रहे हैं, उनके साथ आराम से चली जाना। वो उसे अपने साथ खींचते हुए किचन में ले गई थी। बैठो इधर। उन्होंने कुर्सी पर उसे टिकाया था और ख़ुद भी उसके सामने बैठ गई थी। चाय लोगी? नहीं शुक्रिया। अच्छा तो सबा, मैं ये कह रही थी कि तुम्हारी माँ का पार्लर काफ़ी महीनों से बंद पड़ा है। जो उसने लड़कियाँ रखी हुई थी वो भी कई बार फ़ोन करके पूछ चुकी हैं। गरीब घरानों की लड़कियाँ हैं, बेचारियों का रिस्क बंद हुआ था। मुझे तो बड़ी फ़िक्र हो रही है उनकी, इसलिए मैंने सोचा है कि अगले हफ्ते से खोल देते हैं पार्लर। उनका अंदाज़ इतला देने वाला था। लेकिन मामी ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मतलब कि उसे चलाएगा कौन? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें मना कैसे करे। अरे उसकी फ़िक्र नहीं करो तुम, अपनी हमना है ना, वो जाती रही है तुम्हारी माँ के साथ वहाँ, फिर उसने वहाँ से कोर्सेज़ भी किए थे, वो सब संभाल लेगी। तुम्हें इस सिलसिले में फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। उनका अंदाज़ बहुत हल्का फुल्का था। लेकिन मामी मैं तो चाह रही थी कि अरे बेटा तुम्हें समझ नहीं है इन बातों की। अब चलता हुआ कारोबार इतने वक्त तक बंद रखना कहाँ की दानिशमंदी है। तुम्हारी माँ ने दिन रात मेहनत करके उसे इस मुकाम पर पहुँचाया है। अब मैं तुम्हें कोई बेवकूफ़ी करके उसकी मेहनत पर पानी नहीं फेरने दूँगी। वो एक सरपरस्त की तरह बात कर रही थी। लेकिन मामी, ताया तो पार्लर को बेचना चाह रहे थे, उसने ताया का सहारा लेना चाहा। तुम्हारे ताया के तो और भी कुछ मुतालबात हैं, वो भी मानने के लिए तैयार हो। उनका अंदाज़ तीखा और चुभता हुआ था। सबा फ़ौरन गड़बड़ा गई थी। नहीं नहीं। अच्छा तो फिर मैं तुम्हारे मामू को बुला रही हूँ, जाओ यूनिवर्सिटी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बाकी किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं संभाल लूँगी सब। वो कहकर बाहर निकल गई थी जबकि सबा खाली दरवाजे को बेबसी से तकती रह गई थी। 2 मिनट के बाद वो फिर नमूदार हुई थी। तुम्हारे मामू ने तो आज लेट जाना है, टीपू को कहा है मैंने, वो बस 10 मिनट में आता है, मामूल के से अंदाज में कहकर वो अब फ्रिज से अंडे निकाल रही थी। सबा ने अपने अंदर बेपनाह तलखी भरती हुई महसूस की। वो अपने बेटे के लिए राहें हमवार कर रही थी और बेटा भी वो जो खुद को किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं समझता था। उसे तो उन लोगों के तसव्वुर से ही घिन महसूस होने लगती थी, दोगले, मुनाफिक और खुदपरस्त लोग। मामी अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो चुकी थी और साथ ख़ानदान की किसी शादी का तंज़िया और तनकीदी अंदाज में अहवाल सुना रही थी जो उन्होंने हाल में ही अटेंड की थी। सबा ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए फ़ोन पर कैब कराने में मसरूफ़ थी। चंद मिनट के बाद गाड़ी दरवाजे पर थी। अल्लाह हाफिज़ मामी, मैं लेट हो रही थी तो मैंने कैब करवा ली है, कहकर वो तेज़ी से निकल गई थी। अरे सुनो तो, वो पीछे से पुकारती रह गई थी। वापस आकर बात करूँगी, कैब वाला इंतज़ार करने के चार्जेस लेता है। वो एक लम्हा भी रुके बगैर निकल गई थी। कैब में बैठकर उसने सुकून का सांस लिया मगर जहन उलझ चुका था। इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा खुद पर आ रहा था। आखिर मैं वो सब क्यों नहीं कह पाती जो मैं कहना चाहती हूँ? मैं किसी से भी दो टोक बात क्यों नहीं करती? इतनी बुज़दिल क्यों हूँ मैं? उसका दिल किया अपने बाल नोच ले। मैं भी शायद अम्मी की तरह ही हूँ। एक बेहद तकलीफ़देह ख्याल ने सर उठाया था। वो भी सारी ज़िंदगी अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन सही जगह पर नहीं निकाल सकी। बाबा से नाराज़ होने का तो खैर उन्हें मौका ही नहीं मिला, मगर दादी से भी नाराज़ नहीं हो सकी जिन्होंने ज़बरदस्ती बाबा की शादी कराई थी। ना ही अपने भाई भाभी को कसूरवार ठहरा सकी जिन्होंने उनकी शादी तय की थी और जिन्हें वो दिल से अपनी बर्बादी का ज़िम्मेदार समझती थी। सारा गुस्सा, नाराज़गी, सारी फ्रस्ट्रेशन वो हमेशा दिल में दबाए रहीं, जो रफ्ता रफ्ता एक जहर बनकर उनकी सारी शख्सियत में घुल गया। और इसका शिकार वही लोग होते थे जिन पर उनका बस चलता था। मैं भी अम्मी की तरह होती जा रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर भी जहर भरता जा रहा है। उसे अपने आप से खौफ आने लगा। नहीं, मैं जानते बूझते खुद को खाई में नहीं गिरने दूंगी। मुझे अभी से खुद को सही करना है। मैं अब किसी की भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं घर जाते ही मामी से साफ बात करूँगी, मुझे पार्लर बेचना है एंड दैट्स इट। और राफ़े, वो मुझे समझने की बजाय फजूल में डांटता रहता है, उससे भी क्लियर बात करनी है मुझे, वरना वो सारी ज़िंदगी यही एटीट्यूड रखेगा।
رات کو آنے والی رافع کی کال یاد کر کے اس کا دماغ ایک بار پھر کھولنے لگا۔ اس نے اچھا خاصا ڈانٹا تھا اسے اور وہ خاموشی سے اس کی ڈانٹ سنتی رہی تھی، اس ڈر سے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اب جو مجھے فیل ہوگا میں کہوں گی، ہوتا ہے ناراض تو ہوتا رہے۔ سارا رستہ اس کے دماغ میں یہی کشمکش چلتی رہی تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کے بھی وہ اپنے دماغ سے یہ سب نہیں نکال پائی تھی۔ ہائے، وہ جیسے ہی ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی سامنے سیڑھیوں پر بیٹھا نظر آ گیا تھا وہ۔ اس نے ہاتھ ہلا کر صبا کو متوجہ کیا تھا، وہ بھی اسے ایک سیڑھی چھوڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کوئز کی تیاری کیسی ہے؟ وہ آج کوئی اتنا فریش نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں ہے، صبا بھی ذہنی طور پر تھکی ہوئی تھی، سو اس کی آواز میں ایک نمایاں بیزاری تھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا کیونکہ صبا پڑھائی کو ہمیشہ سنجیدگی سے لیتی تھی۔ بس نہیں پڑھ سکی، پریشان تھی بہت۔ اس کا وہی ڈھیلا ڈھالا سا انداز تھا۔ ہاں بس ایک پریشان ہی تو ہونا آتا ہے تمہیں۔ رافع کا انداز بیزار اور طنزیہ تھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ اس کا لہجہ بھی فوراً تیکھا ہو گیا تھا، وہ ابھی تک کچھ دیر پہلے کی سوچوں کے زیر اثر تھی۔ مطلب یہ کہ اپنے تایا سے تو بات نہیں کی ہوگی تم نے ابھی تک۔ رافع جب انہیں نوٹس ملے گا تو وہ خود ہی بات کر لیں گے۔ اس بات پر آ کر وہ کمزور پڑ جاتی تھی۔ تایا کا ایک گہرا خوف اس کے لاشعور میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، اگر نوٹس ملنے پر بجائے فون پر بات کرنے کے وہ ڈائریکٹ یہاں تشریف لے آئے تو؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کے انداز میں واضح غصہ تھا۔ تو کیا؟ اگر انہوں نے مجھ پر زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری طرف آ جاؤں گی اور وہ پلیٹ میں رکھ کر تمہیں کروڑوں کی مالیت کے گھر اور دکان کے کاغذات پیش کریں گے۔ یہ لو بی بی، یہ بھی لیتی جاؤ۔ مطلب کیا تمہاری اس بات کا؟ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مطلب یہ ہے میرا صبا بی بی، میں ایک کرائے کے گھر میں رہتا ہوں۔ 4 بہنیں ہیں میری اور 2 بوڑھے بیمار ماں باپ۔ میں باہر جا کر خود سے سیٹل ہونا افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر تم اپنی پراپرٹی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہو تو وہ سارے خواب بھول جانا جو ہم نے مل کے سجائے تھے، اور وہ زندگی گزارنے کے لیے تیار رہنا جو میں اور میرے گھر والے گزار رہے ہیں۔ اس کے انداز میں بے پناہ تلخی تھی۔ اچھا تو تمہاری نظریں بھی میری پراپرٹی پر ہیں؟ وہ بولی تو اس کا لہجہ زہر خند تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، پھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری پراپرٹی۔ میں ہی الو تھا جو تمہارے لیے خوار ہو رہا تھا۔ تم میں نہ ہمت ہے نہ عقل ہے۔ وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر دہاڑا تھا۔ ہاں نہیں ہے مجھ میں ہمت اور عقل، مگر اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم کیوں 6 سال سے میرے ساتھ محبت کا کھیل کھیل رہے ہو جب دلچسپی تمہاری ساری پراپرٹی میں ہے؟ حالانکہ صبح کا وقت تھا اور رش کم تھا، مگر پھر بھی کافی لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ صبا کو شدید ذلت کا احساس ہوا تھا، تبھی بات کرتے ہوئے اس کی آواز لرز رہی تھی۔ مائی فوڈ، تم اور تمہاری پراپرٹی، اور محبت کا کھیل میں کھیل رہا ہوں کہ تم کسی ٹول کی طرح استعمال کر رہی ہو مجھے صبا۔ تمہارے اپنے مسائل ہیں، تمہارے اپنے خواب ہیں۔ ان مسائل سے نکلنے کے لیے اور ان خوابوں کو پانے کے لیے تمہیں کوئی شخص، کوئی ساتھی چاہیے۔ وہ شخص میں ہوں یا کوئی اور، اس سے تمہیں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ تم مجھے استعمال کرتی رہی ہو۔ یہ محبت سب بکواس ہے۔ وہ اس کے سر پر کھڑا گھرا رہا تھا۔ تمہیں نہ اس سے فرق پڑتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، نہ اس سے کہ میرے کیا مسائل ہیں۔ اتنے دنوں سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ تم کبھی انہیں دیکھنے آئی؟ حالانکہ کئی بار تم میرے گھر جا چکی ہو۔ دیکھنے آنا تو دور کی بات، تم نے کبھی سرسری انداز کے بغیر پوچھا بھی نہیں۔ پوری رات ہاسپٹل میں رہا ہوں میں آج بھی، مگر تمہیں اپنے مسئلوں سے فرصت ہی کب ہے؟ میں ہی بے وقوف ہوں جو تمہارے پیچھے خوار ہوتا رہا ہوں۔ جہنم میں جاؤ تم اور تمہارے مسئلے، تمہارے خواب اور تمہاری پراپرٹی۔ سامنے پڑے بیگ کو ٹھوکر مارتا ہوا وہ چلا گیا تھا اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی تھی۔ اپنے جذبات، اپنے غصے، اپنی ناراضگی کا اظہار اس نے کھل کر لیا تھا، مگر دوسروں کے جذبات مجروح کیے بغیر۔ اپنے جذبات دوسروں تک پہنچانا بھی تو ایک فن تھا جس سے وہ نابلد تھی۔ صبا خودکشی کیسے کر سکتی ہے؟ یہ تایا جان کی آواز تھی، چلاتی ہوئی۔ اسے اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ جب سے ہاسپٹل سے گھر شفٹ ہوئی تھی، تایا اور ماموں کی فیملی کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی اور ان کی آوازیں اس کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنے کمرے میں پڑے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ موت تک نے تو اسے دھتکار دیا تھا، اب اسے کسی چیز سے فرق پڑنا تو نہیں چاہیے تھا، مگر یہ چیخ و پکار اس کے اعصاب کا امتحان بنی ہوئی تھی۔ تایا تائی اس کی خودکشی کی خبر سنتے ہی فوراً کراچی سے آ گئے تھے، اور جب سے آئے تھے ان کے اور ماموں کی فیملی کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اس نے خودکشی کیوں کی؟ بھائی صاحب، یہ کوئی ایسا انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ لڑکیاں جب شادی کے لیے راضی نہیں ہوتی تو کرتی ہیں ایسی حرکتیں۔ امتحانوں کے بعد آپ نے شادی رکھی تھی نا، اور آخری پیپر دے کر آتے ہی بچی نے خودکشی کر لی۔ یہ مامی کی آواز تھی۔ مطلب کیا ہے آپ کی اس بات کا؟ اسے آج یاد آیا ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہے۔ برسوں پرانی شادی ہے یہ۔ تایا جان سیخ پا ہوئے تھے۔ وہ لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، تایا اور ماموں تو نہیں، لیکن مامی اسے اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے بھی نظر آ رہی تھیں۔ تائی یقیناً کچن میں تھی،
मामी की निस्बत तो वो बेहद खामोश मिजाज वाक़ई हुई थी। बरसों पहले वो बच्ची थी, शादी के मफ़हूम से अब आशना हुई है। मामी ने दूबदू जवाब दिया। आप लोगों को क्या लगता है, आपकी ये साजिशें मुझे समझ में नहीं आ रही। जाने से पहले मैं बात करके गया था सबा से, 100% राज़ी थी वो। आपके सामने रजामंदी ना देती तो जान से जाती क्या? मामी का अंदाज़ कड़ा था। आप लोगों को लगता है कि घास खाता हूँ मैं? आप लोगों की लालची नज़रें पहचान नहीं सकता मैं? अगर बच्ची को कुछ हो गया तो वो हश्र करूँगा कि आपकी 7 नस्लें याद रखेंगी। मतलब क्या है आपकी इस बात का भाई साहब? ये नाराज़ सी आवाज़ मामू की थी। मतलब ये कि आप लोगों ने मेरी बहू की जान लेने की कोशिश की है और ये कोशिश आपको महंगी पड़ेगी। ताया की आवाज़ में संगीनी थी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, नेकी का तो ज़माना ही नहीं है। कोई पूछे इनसे ज़रा कि अगर हमें जान ही लेनी होती लड़की की तो इतने साल बैठकर इसकी रखवाली क्यों करते? और तो और फ़ौरन के फ़ौरन उसे हस्पताल क्यों लेके जाते? खुदा के बाद वो सिर्फ हमारी वजह से इज़्ज़त के साथ ज़िंदा सलामत बैठी हुई है। मामी शदीद तैश में आई थी। बहुत शुक्रिया आपकी खिदमत का, मगर आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं कि इस जुमे को मैं रुखसती करवा रहा हूं सबा की, और हो सकता है घर उससे भी पहले बेच दूं। सो बराए मेहरबानी आप लोग अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दें। लालच के ताने हमें और एक यतीम बच्ची के माल पर नज़रें खुद रखी हुई हैं। वाह क्या बात है आपकी। मैं पूछती हूँ आप होते कौन है ये घर बेचने वाले? मामी एकदम भड़की थी। ये एक यतीम बच्ची से पहले मेरे बाप का माल है और बच्ची का वारिस भी मैं ही हूँ, और आप लोग अगर तमीज़ से नहीं निकलेंगे तो पता ही है आपको कि कानून की मदद लेना मेरे लिए कितना मुश्किल है। उनका अंदाज़ जताता हुआ सा था। रिश्तेदारी का जितना लिहाज मैंने करना था वो मैं कर चुका। अब अपनी पीठ पर दोबारा से छुरा घोंपने का मौका नहीं दूंगा मैं आप लोगों को। सबा की खुदकुशी का इल्ज़ाम मामू की फैमिली पर लगाकर ताया ने उन्हें दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया था। मामी अपनी तमाम तर तेज़ी के बावजूद रुखसती की मुखालफत ना कर सकी। वो जब भी रुखसती के खिलाफ बोलती, ताया उसकी खुदकुशी को लेकर पुलिस को इन्वॉल्व करने पर तैयार हो जाते। ऐसे में मामू और टीपू बमुश्किल उन्हें ठंडा करते, जो कि सबा के लिए बाई से हैरत था कि वो भला खुदकुशी के केस से इतने खौफजदा क्यों थे, हालांकि वो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे। उसकी खुदकुशी का ताल्लुक तो एक ऐसे मसले से था जिसकी किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी। वो खाली खाली नज़रों से अपनी कलाई पर सजती मेहंदी को देख रही थी। तमाम हिम्मतें दम तोड़ गई थीं। अंदर दूर दूर तक खालीपन फैला हुआ था और उस खालीपन में तलखियों के बबूल उग रहे थे। यही नसीब था तुम्हारा सबा रहमान, इसको कबूल कर लो, इसी में तुम्हारा भला है। तुमने सोचा भी कैसे कि ज़िंदगी की किसी खुशी पर तुम्हारा हक भी हो सकता है। तुम्हारे नसीब में यूं ही घुट घुट कर जीना लिखा है। सारी ज़िंदगी तुम असद उस्मान के सामने बेज़ुबान गाय बनी उसकी झिड़कियाँ सहती रहोगी, बिल्कुल ताई जान की तरह, अपने ख़ानदान की दूसरी औरतों की तरह। खुलकर हंसने खुलकर बोलने के लिए तरसती रहोगी सारी ज़िंदगी। फ़िनलैंड जाना था तुमने, PhD करनी थी तुमने। हाँ, सारी ज़िंदगी ताया के जाहिल बेटे की जी हजूरी करोगी। उसकी सोचों में जहर भरा हुआ था। वो खुद अजियती के आखिरी मराहल तय कर रही थी। सबा सबा, ताई जान दरवाजे पर खड़ी उसे पुकार रही थी। वो चौंक कर अपने ख्यालों से निकली। जी जी, किधर गुम हो? वो अंदर आकर उसके बेड के सामने खड़ी हुई थी। कहीं नहीं, उसने सर झटका। माशाल्लाह, बहुत प्यारी मेहंदी लगी है। वो मेहंदी वाली लड़की के साथ ही उसके सामने बेड पर बैठकर उसकी मेहंदी देखने लगी। वो उन्हें देख कर रह गई। सिर्फ एक वही थी जो उसे सबसे मुख्तलिफ, सबसे बेगर्ज लगती थी। सादा तबीयत, खामोश मिजाज, हर वक्त किसी न किसी काम में मगन रहती थी। क्या ये हमेशा से ही इतनी खामोश मिजाज हैं? मैंने तो हमेशा इन्हें ऐसे ही देखा है। पता नहीं क्या सोचकर इन्होंने ताया जान जैसे शख्स से शादी की होगी। मैं ये पूछने आई थी कि तुमने अपने दोस्तों को इनवाइट नहीं करना? उनका वही मखसूस सा सादा सा अंदाज़ था। तकरीब तो सादगी से ही होगी, मगर तुम चंद करीबी दोस्तों को इनवाइट कर लो। मेरी कोई दोस्त नहीं है। वो जब बोली तो उसका अंदाज़ सपाट था। कोई दोस्त नहीं है? हैरत है, इस उम्र में तो बड़ी सहेलियाँ होती हैं लड़कियों की। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कहीं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं बनी? नहीं। चलो कोई बात नहीं। वो उठकर चली गई। उनकी एक अच्छी आदत ये भी थी कि वो बात को कुरेदती नहीं थी। कुछ देर बाद मेहंदी वाली लड़की भी चली गई थी। वो अपनी अजियतनाक सोचों के साथ अकेली रह गई थी। हाँ, दोस्तों को बुला लूँ। वो पूछेंगी नहीं कि जिसे 6 साल पल्लू में लटकाए घूमती रही हो वो यकायक किधर गायब हो गया है। वो ज़िंदगी के ऐसे मोड़ से गुजर रही थी जहाँ वो खुद ही खुद को सबसे ज़्यादा अजियत दे रही थी। उसने फिर से राफ़े का आखिरी मैसेज खोल लिया। आई एम सॉरी सबा, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारे लायर की ऑफ़र खुद एक्सेप्ट कर ली है। आज मेरा और सामिया का निकाह है और अगले हफ्ते मैं अपनी फैमिली के साथ कनाडा फ्लाई कर जाऊँगा। जिस मोड़ पर तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ उसके लिए बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग शायद साथ नहीं चल सकते थे। हम दोनों ही मसाइल और ज़िम्मेदारियों में उलझे लोग हैं। ख्वाबों की ज़िंदगी गुजारना हमारी हिम्मत और बिसात दोनों से बाहर है। मैंने अपने तमाम ख्वाबों को दिल के निहा खानों में कैद करके चाबियाँ सामिया के हवाले कर दी हैं।
तुम भी इस फैंटेसी से निकल आओ, अपने शोहर से मिलो, उसकी राय जानो। अगर उसे इस निकाह पर एतराज़ नहीं है तो हो सकता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई नरम गोशा हो, सो तुम भी थोड़ी गुंजाइश पैदा कर लेना। वरना अगर तलाक ही लेनी हुई तो किसी और वकील से कंसल्ट करना। ये लोग सही नहीं लगे मुझे तुम्हारे लिए। इतना अरसा लगाकर उन्होंने तुम्हारे इन लॉज को एक नोटिस भी नहीं भेजा। हाँ, मेरे लिए ये काफ़ी मददगार साबित हुए हैं। बाकी मुझे नहीं पता कि ये जो फ़ैसला कर रहा हूँ ये सही है कि गलत। तुम्हारे सामने शर्मिंदा हूँ, अपनी ज़िम्मेदारियों के सामने सुरखरू हूँ। ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत को कबूल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा। हालांकि आज तुम्हारा मुजरिम हूँ, मगर 6 साल तुम्हारे साथ मुखलिस रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कई बार वो ये मैसेज पढ़ चुकी थी, एक एक लफ्ज़ उसे हिफ्ज़ हो चुका था। कई जुमले तो हर लम्हा उसके जहन के पस मंज़र में बाज़गश्त करते रहते थे। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये कैसे हो सकेगा राफे? मेरी आने वाली ज़िंदगी का हर सुलगता हुआ लम्हा तुमसे तुम्हारी बेवफाई का हिसाब मांगेगा। तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं कर सकूँगी, कभी भी नहीं। बाकी कुछ नहीं तो इतना तो याद रखते कि सबसे पहले हम दोस्त थे। दोस्तों को यूं बीच मझधार में छोड़ा जाता है। राह बदलने का इरादा कर ही चुके थे तो मुझे बर वक्त इतला तो दे देते। मैं सब भूलकर तुम्हें मनाने में लगी रही और तुम मुझसे नाराज़गी की आड़ में अपने लिए नई ज़िंदगी की नई बुनियादें अस्तवार करते रहे। तुम तो जानते थे राफे, एक तुम ही तो जानते थे कि मेरी ज़िंदगी के तो सारे सतून ही दीमक ज़दा थे। अपने ख्वाबों और तुम्हारी मोहब्बत के सहारे पर मुश्किल में अपनी ज़िंदगी की इमारत को संभाले हुए थी, और तुमने एक झटके से ये दोनों चीज़ें छीन ली मुझसे। और मुझे देखो, आज मैं खामोशी से बैठी अपनी आंखों से अपनी ज़िंदगी के खंडर का मकबरा बनने का तमाशा देख रही हूँ, और फिर तुम कह रहे हो कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये कैसे हो सकेगा राफे? मुझे लग रहा था कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, और ज़्यादा तो नहीं मगर थोड़ा बहुत एहतजाज तुम ज़रूर करोगी रुखसती की बात पर। मगर तुमने तो जैसे खुदकुशी की कोशिश करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। उसके बाद तो तुम ऐसी लाताल्लुक़ होकर बैठी हुई हो जैसे तुम्हारी नहीं बल्कि किसी पड़ोसी की शादी हो रही हो। जुमे का दिन आन पहुंचा था। वो हमना के साथ तैयार होने पार्लर जा रही थी और हमना की ज़ुबान हस्बे मामूल नॉन स्टॉप चल रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई फ़ायदा हुआ यूनिवर्सिटियों में जाकर पढ़ने का? अपने हक़ के लिए तुम्हें आवाज़ तक नहीं उठानी आती। फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का? मुझे देखो, सिंपल BA किया हुआ है मैंने, मगर अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक सूट तक नहीं पहनती। वैसे सबा, क्या तुमने खुदकुशी वाकई शादी रुकवाने के लिए की थी? वो खिड़की से बाहर भागते दौड़ते मनाजर पर नज़रें जमाए अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। जब हमना ने उसका बाजू हिलाकर मतवज्जा किया, वो एकदम चौंकी थी। किस दुनिया में पहुंची हुई हो तुम? हमना को उसकी गायब दिमागी अच्छी नहीं लगी थी। अच्छा, मैं कह रही थी कि खुदकुशी की कोशिश तुमने उस दिन असली वाली की थी, और मुझे अगर तुम्हारा ड्रेस नहीं चाहिए होता तो आज तुम मनो मट्टी तले सोई हुई होती। मैं तो सोच रही थी कि तुम अपना नया ड्रेस नहीं देना चाह रही मुझे, तभी दरवाज़ा लॉक कर लिया है। मतलब ये तुम्हारी पुरानी आदत है ना कि मना करने के बजाय दरवाज़ा लॉक करके बैठ जाती हो। तभी मैंने डुप्लीकेट चाबी लाकर लॉक खोला था, और फिर तुम स्लीपिंग पिल्स की खाली शीशी के साथ बेहोश पड़ी हुई मिली। और शुक्र है कि उस वक्त बाबा भी घर पर थे और तुम्हें अस्पताल भी ले गए, वरना सोचो आज तुम्हारा स्वयं भी हो चुका होता। वैसे सबा, अगर तुमने खुदकुशी शादी रोकने के लिए ही की तो आखिरी पेपर देकर आते ही क्यों की? रुखसती तो तुम्हारी 2 महीने पहले ही तय हो चुकी थी। हमना हस्बे आदत बगैर सोचे समझे बोले जा रही थी। उसे अक्सर इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा करता था कि दूसरा उसकी बातों में इंटरेस्टेड भी है कि नहीं। अभी भी वो सबा की खामोशी और गायब दिमागी की परवाह किए बगैर बोले चली जा रही थी, और सबा के जहन में वो दिन किसी फिल्म की तरह चलने लगे। सारे पेपर्स ही उसने शदीद जहनी दबाव की हालत में दिए थे। राफे उस लड़ाई के बाद मुसलसल उससे नाराज़ था। उनकी 6 साला दोस्ती में ऐसी संजीदा नाराज़गी पहली दफ़ा आई थी। सबा को काफ़ी हद तक अपनी गलती का एहसास था। वो वाकई अपने मसाइल में उलझकर राफे के मसाइल भूल जाती थी, ये जानते हुए भी कि राफे को अपनी माँ से कितना लगाव था। उसे उनकी बीमारी को इतना सरसरी नहीं लेना चाहिए था, और राफे को प्रॉपर्टी वाला ताना भी नहीं देना चाहिए था। मगर अब जब ये सब हो चुका था तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो राफे को कैसे मनाए। और राफे की नाराज़गी भी तो अजीब थी। उसने बोलचाल बंद नहीं की थी, बस उसके लहजे में एक संजीदगी और सर्द महरी उतर आई थी। तुम नाराज़ हो मुझसे? पेपर शुरू होने से 2 दिन पहले उसने पूछा था, जब वो दोनों लाइब्रेरी से किताबें लेकर निकल रहे थे। मैं क्यों नाराज़ होऊंगा तुमसे? उसका वही बेगाना सा अंदाज़ था जो सबा के लिए बेहद तकलीफ़ दे था। पूरी दुनिया में वो वाहिद शख्स था जो उसका दोस्त था, जिस पर वो भरोसा करती थी, जिससे वो दिल की बात कर सकती थी, और अब उसका ये रवैया उसे खौफज़दा कर रहा था। तुम अब मेरे साथ पहले की तरह नहीं हो। उसकी आवाज़ में भी एक डर छुपा था। पहले की तरह ही हूँ, यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ ही होता हूँ, तुम्हारे लॉयर से भी मिल रहा हूँ, बाकी भी जो काम तुम कहती हो कर देता हूँ। और क्या चाहती हो तुम मुझसे? वो चलते चलते एकदम रुक गया था और उसका अंदाज़ चुभता हुआ था।
نہیں نہیں کچھ بھی نہیں، وہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ پھر سارے پیپرز کے دوران وہ عین پیپر کے وقت یونیورسٹی آتا اور پیپر دیتے ہی واپس چلا جاتا، اس کے میسیجز کا بھی مختصر سا جواب دیتا، اور یہ آخری رشتہ کھو دینے کا ڈر صبا کو بھی اس سے کھل کر بات کرنے سے روکتا رہا۔ آخری پیپر والے دن اسے اپنا آپ بے بسی کی آخری انتہاؤں پر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ رافع سے بات کرنا چاہتی تھی مگر اس سے آج ویسا ہی خوف محسوس ہو رہا تھا جیسا اسے اپنی ماں سے ہوتا تھا۔ ایک احساس جرم تھا جو اس کی پوری ذات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا، اور سارے الفاظ اس احساس جرم کی گہری طبیعی تہہ کے نیچے دم توڑنے لگتے۔ بہت غائب دماغی سے اس نے پیپر حل کیا تھا۔ آخری سوال تو وہ چھوڑ آئی تھی۔ وقت سے پہلے وہ پیپر دے کر نکل آئی تھی اور ڈپارٹمنٹ کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھی اب رافع کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنی ساری غلطیوں کا اعتراف کر لے گی، رافع کے ساتھ اس کی امی سے ملنے بھی جائے گی اور گھر جا کر تائی کو فون کر کے انہیں ڈیورس کے بارے میں بھی بتا دے گی۔ وہ اس کی سوچوں میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا اور وہ اس کے پاس سے گزر گیا۔ وہ پارکنگ کی طرف جا رہا تھا جب اچانک اس کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ رافع رکو، میری بات سنو۔ وہ اپنی بائک کو کک لگا رہا تھا جب وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس کے پاس پہنچی۔ سوری صبا، ابھی میں بہت جلدی میں ہوں۔ اس نے بائک سٹارٹ کی۔ رافع، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ اس کا انداز التجائیہ تھا۔ ابھی نہیں صبا، شام کو بات کروں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ زن سے بائک بھگا کر لے گیا تھا، اور وہ ہمیشہ کی طرح سن سی کھڑی پیچھے اٹھتی ہوئی گرد کو بے بسی سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ رمشا نے اس کا کندھا ہلایا تھا تب وہ حال میں واپس آئی تھی۔ تم کیوں بت بنی کھڑی ہو یہاں؟ میں بس ایسے ہی۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں پر آ کر ٹھہراؤ کیا تھا۔ ہم لوگ لنچ کے لیے باہر جا رہے ہیں، چلو گی؟ کدھر جا رہے ہو اور کون کون ہے؟ منال جا رہے ہیں ہم، اور تقریباً آدھی سے زیادہ کلاس ہے۔ آخری سیمسٹر کا آخری پیپر دینے کے بعد بہت فن کرنے کے موڈ میں ہیں ہم لوگ۔ ٹھیک ہے، چلتی ہوں۔ گھر جا کر جلنے کڑنے سے ان لوگوں کے ساتھ جانا زیادہ مناسب لگا۔ شام کو وہ 8 بجے واپس آئی تھی۔ مامی نے دبے دبے انداز میں لیٹ آنے پر کافی کچھ کہا تھا جو اس نے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا تھا۔ صبا یار، وہ اپنا پیچ کلر والا ڈریس نکال دینا، مجھے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں میں لینے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ہمنا کی صدا سنی تھی اور وہ بھی حسب معمول نظر انداز کی تھی۔ فریش ہونے کے بعد حسب عادت وہ فون لے کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ رافع کا میسج اس نے بے حد بے صبری سے کھولا تھا، اور پھر بہت سارے جذبات نے یکدم اس پر یلغار کی تھی۔ رنج، غصہ، بے بسی، مایوسی۔ کئی دنوں کے ذہنی دباؤ کے بعد یہ اچانک اور شدید جھٹکا اسے اپنی سوچنے سمجھنے کی حس مفلوج ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ جذبات کی تند و تیز لہروں میں اسے اپنا آپ ایک سوکھے تنکے کی طرح لگ رہا تھا، بے وقت اور بے مایا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑی سلیپنگ پلز پر نظر پڑتے ہی اس نے بغیر سوچے سمجھے شیشی اٹھا کر ساری کی ساری گولیاں نگل لی تھیں، اور اب وہ بے حد غور سے ماں کی مسکراتی ہوئی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ تم ہو ہی اسی قابل، تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فن لینڈ چلی تھی PhD کرنے، اپنے اوقات کیوں بھول جاتی ہو تم؟ کوئی نہیں رہنا چاہتا تمہارے ساتھ، کوئی نہیں پسند کرتا تمہیں، ساری زندگی ذلیل و خوار ہوتی رہو گی۔ فائدہ ایسی زندگی کا؟ فائدہ ہے کوئی فائدہ؟ اس کی ماں مسکراتے ہوئے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ شدید غنودگی کی لہر اس نے خود پر طاری ہوتی ہوئی محسوس کی تھی اور وہ بے سدھ سی بیڈ پر گر پڑی تھی۔ صبا دروازہ کھولو۔ ہمنا کی تیز آوازیں، پھر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آوازیں، اور پھر ساری آوازیں آہستہ آہستہ پس منظر میں جاتی چلی گئیں۔ ساری تصویریں دھندلاتی سی چلی گئیں۔ اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو خود کو ہسپتال کے بستر پر پایا۔ پہلے تو ذہن ماؤس سا تھا، پھر بے حسی کی سی کیفیت کئی دن تک اس پر چھائی رہی۔ تایا اور مامی کی لڑائیاں، ماموں کا دفاعی انداز، تائی کی خاموشی، ان سب کو وہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ان سب کا تعلق کسی دوسری دنیا سے ہو۔ اور پھر جب رخصتی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں تو اس کی بے حسی کی دیوار میں بھی دراڑیں پڑنے لگیں۔ دکھ، ایک شدید دکھ تھا جو اس کی رگے جاں کو کاٹ رہا تھا، لیکن ساری ہمتیں، ساری مزاحمتیں دم توڑ چکی تھیں۔ کس کے بل بوتے پر کھڑی ہوتی وہ اب؟ کس پر اعتماد کرتی؟ رافع نے جو اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد تو جو اس کا اپنی ذات پر تھوڑا بہت اعتماد تھا وہ بھی چکنا چور ہو گیا تھا۔ رافع، کیوں کیا تم نے ایسے؟ آخر کیوں؟ اور اگر کرنا ہی تھا تو مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا آخری وقت تک؟ اور وہ لائر، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جا کر اس کو وہ کھری کھری سنائے کہ اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں۔ اسے تو اس دن پر پچھتاوا ہو رہا تھا جب وہ سارا رضا سے ملنے گئی تھی، بجائے کچھ حاصل کرنے کے جو اس کے پاس تھا وہ بھی گنوا آئی تھی۔ وہ شخص اسے ویسے ہی ساحر نہیں لگتا تھا، اس نے کوئی جادو ہی تو کیا تھا جو رافع اس کی محبت، سارے خواب، سارے وعدے بھلا گیا تھا۔ کیسا ہمدرد بن رہا تھا میرا وہ، اور کیسی میٹھی چھری ثابت ہوا۔ سب جانتے بوجھتے اس نے رافع کو غلط ترغیب دی تھی، اور پھر آخر تک اس کی مدد بھی کی۔ لائر کو بھی کیا کہوں، رافع کی اپنی نیت میں بھی تو فطور تھا، اس نے تو صرف سبز باغ ہی دکھائے ہوں گے۔ جو کچھ کیا اس نے اپنی مرضی اور خوشی سے کیا۔
پوری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو میرے ساتھ فیئر ہو۔ یہ ایک کاٹدار احساس تھا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی سارہ رضا کا میسج آیا تھا، میں آپ سے کیس کے سلسلے میں ملنا چاہ رہی ہوں۔ اس نے جواب دینے کے بجائے اس کا نمبر ہی بلاک کر دیا تھا۔ اب کیا بچا تھا اس کے پاس جو وہ لوگ لوٹنا چاہتے تھے؟ اب تو زندگی میں کوئی خواب تھا، نہ کوئی مقصد، نہ خود پر یقین تھا، نہ کسی دوسرے سے کوئی توقع۔ اس نے خود کو زندگی کی لہروں کے سپرد کر دیا تھا۔ اب لہروں کی مرضی تھی، چاہے تو ڈبو دیں، چاہے تو کنارے لگا دیں۔ پور سجی وہ اس شخص کے انتظار میں بیٹھی تھی جس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے۔ رخصتی کے خیال سے ہی اسے جھرجھری آتی تھی، اور اس وقت وہ رخصت ہو کے آ چکی تھی، اور یہ احساس اس کی رگوں میں بہتے خون کو جما رہا تھا۔ وہ تو آخری وقت تک رافع کی بے وفائی کا سوگ مناتی رہی تھی۔ نئے ماحول میں آ کر اسے صحیح معنوں میں احساس ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک اور بڑا سانحہ رونما ہو چکا تھا۔ اس وقت اسے اپنے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ دل ایک بار پھر پوری رفتار کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ ایک خوف سا تھا جو اسے پوری طرح اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے اپنے آس پاس نظر ڈالی۔ وائٹ اور اسکائی بلو کے امتزاج سے سجا وہ کمرہ سادہ مگر بے حد نفیس تھا۔ ایک چیز پر اسے شدید حیرت تھی، اسلام آباد کے اتنے مہنگے علاقے میں تایا جان نے کب، کیسے اور کیوں اتنا شاندار گھر لیا؟ کراچی میں تو وہ ایک چھوٹی سی دکان کے مالک تھے، اور ان کے اکلوتے بیٹے کے بارے میں بھی اس نے کئی افواہیں سن رکھی تھیں۔ کافی آوارہ گرد واقع ہوا تھا وہ۔ تایا جان اپنے مزاج کی تمام تر سختی کے باوجود اس پر قابو پانے میں ناکام تھے۔ اس نے تو یہ تک سنا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ گیا ہے، اور تایا جان تمام کوششوں کے باوجود اسے تلاش نہیں کر پائے۔ ایسے حالات میں ان کے ہاتھ ایسا کیا قارون کا خزانہ آ گیا تھا جو اتنا شاندار گھر بنا لیا؟ اور اگر اتنا امیر ہو ہی گئے تھے تو ان کے چھوٹے سے گھر اور دکان پر نظریں کیوں جمائے ہوئے تھے؟ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کے خیالوں کا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ آنے والا آ کر بالکل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ السلام علیکم۔ یہ آواز بہت مانوس تھی، خوبصورت بھاری آواز اور دلکش لہجہ۔ اس کی پلکیں فوراً اٹھی تھیں اور چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لبوں سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ ایک دم پیچھے ہو کر بیٹھی تھی، چہرے پر ہراس تھا۔ اس کی زندگی میں پہلے کون سی خوشی تھی جو وہ شخص مزید زہر گھولنے آ گیا تھا؟ دیکھو صبا، ڈرو نہیں، میں احمد رضا نہیں ہوں۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی اس دن، تمہیں کسی نے بھی میرا تعارف کرایا؟ تم نے خود ہی ایزیوم کر لیا تھا، حالانکہ سارہ اور احمد میرے اچھے دوست ہیں۔ اور جب تم اس دن سارہ کے پاس آئی، میں اپنے کسی کام سے وہاں آیا ہوا تھا، اور تم نے مجھے احمد سمجھ لیا، حالانکہ میں فیملی لائر بھی نہیں ہوں۔ وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا تو پھر تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے نہیں لینی ڈیورس، ختم کر دیا تھا وہ کیس میں نے۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی تھی۔ پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ اس کے انداز میں خوف تھا۔ آئی نو، میں اسد ہوں، اسد عثمان۔ اس نے اپنا ID کارڈ جیب سے نکال کر اس کے سامنے لہرایا تھا۔ واٹ؟ اسے لگا کمرے کی چھت اس پر آ گری ہو۔ تم اسد ہو؟ اسد عثمان۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ID کارڈ جھپٹ لیا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے رافع کو مجھ سے چھینا۔ وہ گرائی تھی۔ دھوکہ نہیں دیا، تمہیں دھوکے سے بچایا تھا۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا۔ کس نے کہا تھا تمہیں خدائی فوجدار بننے کو؟ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ اس کا سکون اسے آگ لگا رہا تھا۔ بدتمیزی پسند نہیں کرتا میں۔ اس کے ہاتھ سے اپنا گریبان چھڑا کر وہ پیچھے ہٹا تھا۔ لہجہ وہی ٹھنڈا ٹھار تھا۔ غلطی تم نے کی ہے صبا، میرے نگاہ میں ہوتے ہوئے بھی تم ایک دوسرے آدمی کے ساتھ انوالو رہی ہو، اور میں اس چیز کو اگنور کر رہا ہوں، حالانکہ یہ آسان نہیں ہے۔ وہی ٹھہرا ہوا خوبصورت لہجہ، مگر وہ صبا پر اثر کرنا چھوڑ چکا تھا۔ تو کس نے کہا ہے یہ احسان کرنے کو؟ بدکردار عورت ہونا میں، مارو پیٹو مجھے، کھڑے دیکھ کیا رہے ہو؟ اس کا انداز جنونی تھا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے ابھی، صبح بات کریں گے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گیا تھا، اور پھر اپنے کپڑے لے کر وہ واش روم میں گھس گیا تھا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی مٹھیاں بھیجے خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی، اسے اپنا معمول نپٹاتے دیکھتی رہی۔ اس کی زندگی میں آگ لگا کر کتنا پرسکون تھا وہ۔ اسے اذیت میں دھکیل کر وہ تماشا دیکھتا رہا تھا، اور اب وہ ساری زندگی اسے بد کرداری کے تانے دے گا۔ اسے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ زندگی نے سارے ناگوار سرپرائز میرے لیے ہی سنبھال کر رکھے ہوتے ہیں۔ میں جتنا مرضی برا سوچ لوں، اس سے کئی گنا بڑھ کر برا ہوتا ہے میرے ساتھ۔ اب یہ شخص ساری زندگی میرے سر پر مسلط رہے گا، اور اسے دیکھ دیکھ کر مجھے اپنے سارے خسارے یاد آتے رہیں گے۔ اف! وہ سر تھام کر کاؤچ پر بیٹھ گئی تھی۔ دماغ بری طرح چکرا رہا تھا۔ وہ تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر نکلا تھا۔ ایک نظر اس پر ڈالی، جو دونوں ہاتھوں سے سر تھامے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
फिर टॉवल स्टैंड पर रखकर बेड की जानिब बढ़ गया। साइड टेबल पर पड़े जग से पानी ग्लास में उंडेल कर उसने दराज से गोलियों का पत्ता निकाला और फिर दोनों चीज़ें लाकर उसके सामने पड़ी मेज़ पर रख दी। ये खाओ और सो जाओ। सबा ने सर उठाकर उसे घूरा था। उसके चेहरे पर बिखरे संगीन तासुरात देखकर वो मुस्कुरा दिया था। लड़ने झगड़ने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, अभी खुद को अजियत मत दो। आई नो कि तुम्हारे सर में दर्द होगा और सर दर्द के साथ नींद नहीं आएगी। ये खाकर सो जाओ, सुबह फ्रेश होकर उठोगी तो ज़्यादा बेहतर झगड़ सकेंगे हम। दोनों बाजू सीने पर बांधे वो उसके सामने हमेशा की तरह पुरसकून सा खड़ा था, उसी मुबहम सी मुस्कुराहट के साथ। एक तेज़ नज़र उस पर डालकर सबा ने गोली हथेली पर उल्टी थी और फिर उसे मुंह में डालकर वो पूरा ग्लास खाली कर गई थी। सर में वाकई दर्द से टीसें उठ रही थीं। इतने दिनों से जहनी दबाव और अब ये धचका। अब तो दिमाग ने भी मज़ीद साथ देने से इनकार कर दिया था, बिल्कुल सुन हो रहा था। तुम्हें देख लूँगी मैं। खाली ग्लास टेबल पर वापस रखते हुए उसने उसे धमकी दी थी। तुम्हें हक है जी भर कर देखना, लेकिन अभी सो जाओ। गुड नाइट। वो वापस पलट गया था। चंद मिनटों के बाद वो लाइट ऑफ करके बेड पर लेट गया था। सबा कुछ देर तक वैसे ही बैठी रही, मगर फिर उस पर भी थकन और नींद गालिब आने लगी। कुछ देर बाद वो काउच पर लेट गई थी। नींद की देवी ने उस पर मेहरबान होने में ज़्यादा देर नहीं लगाई थी। वो सुबह 6 बजे उठने की आदी थी, सो सुबह अपने वक्त पर उसकी आँख खुल गई। आँख खुलते ही जो एहसास उसे सबसे पहले हुआ वो एक अनजान जगह पर अपनी मौजूदगी का था। जहन बेदार हुआ तो पिछले दिन के मनाजर किसी फिल्म की तरह उसकी निगाहों के सामने चलने लगे। बेसाख्ता उसकी नज़र बेड पर गई। वो खाली था, बिल्कुल बेशिकन। एकदम उसे लगा रात को जो भी हुआ वो उसका इल्यूजन था। असद उस्मान, ताया का बेटा, और अहमद रज़ा, वो दोनों एक कैसे हो सकते थे? मामी तो कहती थी कि ताया का अपने बेटे के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। वो घर से भाग गया था और ताया उसे कभी ढूंढ नहीं सके। सिर्फ जायदाद के लालच में वो उसे रुखसत कराकर ले जाना चाह रहे हैं। उसने मामी की बातों को कभी काबिल यकीन नहीं गर्दाना था, लेकिन अब उसे उनकी सारी बातें सच लग रही थीं। कोई तो मिसिंग लिंक था। ताया का बेटा यकीनन घर से भागा हुआ ही होगा, तभी तो ताया उसे कभी साथ लेकर नहीं आए, अम्मी की वफ़ात पर भी नहीं। और मुझे रुखसत कराकर कराची ले जाने की बजाय यहाँ ले आए, और ये भी पता नहीं किसका घर है। रात को यकीनन कोई नहीं आया होगा कमरे में। जो भी मुझे याद है वो मेरा इल्यूजन है। इतने दिनों के ज़हनी दबाव का शाखसाना है ये सब, वरना कहाँ ताया का बेटा और कहाँ अहमद रज़ा। अहमद रज़ा एक वेल ग्रूम्ड और काबिल वकील, और ताया का बेटा 15-16 साल एक दुबले पतले लड़के की शबीह उसके जहन में उभरी, जिसकी वही ताया वाली आदतें थीं। ज़ोर ज़ोर से बोलना, ज़रा ज़रा सी बात पर हंगामा खड़ा कर देना। लेकिन मेरा इल्यूजन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? सामने मेज़ पर पड़े खाली गिलास और गोलियों पर नज़र पड़ते ही वो एकदम उठ खड़ी हुई थी। बिल्कुल खाली और जहनी की कैफियत में उसने पूरे कमरे में निगाहें दौड़ाई थीं। फिर वाशरूम में झांका, फिर अलमारी में, फिर पर्दों के पीछे, मगर वो कहीं नहीं था। अगर वो था तो गया किधर? वो अजीब उलझन का शिकार हो रही थी। दोनों हाथों से पर्दे पकड़े वो खाली खाली नज़रों से खिड़की को तक रही थी। खिड़की से बाहर सरसब्ज़ लॉन नज़र आ रहा था। मैं पागल तो नहीं हो रही? उसने खिड़की खोलकर सर बाहर निकाला और फिर उसकी नज़रें जम सी गई थीं। लॉन के बाएं कॉर्नर में रंग बिरंगे फूलों की क्यारी से ज़रा हटके घास पर आलती पालती मारे बैठा वो शख्स वही था या उसकी नज़र का धोखा था? स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस कोहनियों तक बाजू फोल्ड किए वो बिल्कुल साकत बैठा था। वो वही है। उसका जहन तजब्जब में था। खिड़की छोड़कर वो पलटी थी और दरवाजे से बाहर निकल गई थी। भारी लिबास संभालती वो बमुश्किल सीढ़ियाँ उतरी थी। चंद लम्हों के बाद वो उसके सामने खड़ी थी। ये वही शख्स है या उसका कोई मुजस्समा? सबा के आने से उसके वजूद में कोई हरकत पैदा नहीं हुई थी। आंखें बंद किए आलती पालती मारे दोनों हाथ घुटनों पर रखे वो बेहिस्सो हरकत बैठा हुआ था, जबकि फ़िज़ा में एक मुकद्दस सी खामोशी छाई हुई थी। उससे चंद इंच के फासले पर खड़ी वो टिकटिकी सी बांधे उसे देखे जा रही थी। वो अगर मुजस्समा था तो हकीकत के बहुत करीब था। चंद कदम आगे बढ़कर वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई थी। उसने करीब से उसे देखा। वो ऐसा ही था, वही गंदमी रंगत, वही खड़ी नाक, हल्की दाढ़ी से सजा चेहरा। हाँ, वो साहिर था। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ हल्के से खुले थे। उसने बहुत आहिस्ता से उसके दाएं घुटने पर पड़े हाथ की पुश्त अपनी उंगलियों की पोरों से छुई और फिर उसकी आंखें खुल गई थीं। उसे अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर कोई हैरत नहीं जागी थी, बल्कि वही गहरा सुकून, मुकम्मल इत्मीनान उसकी पूरी शख्सियत पर छाया हुआ था। हाँ, मगर लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट ज़रूर आ गई थी। गुड मॉर्निंग, वही सहर अंगेज़ आवाज़। तुम क्या कर रहे थे? वो आंखों में हैरत लिए पूछ रही थी। मेडिटेशन। क्यों? बहुत सारी वजूहात हैं, मगर सबसे अहम वजह खुशी और सुकून के हसूल के लिए। मिल जाती है इससे खुशी? वो बेयकीन थी। हाँ, मिल जाती है। तुम करोगी? वो पुरयकीन था। लेकिन मेरी किस्मत में तो है ही नहीं खुशी, मेरे नसीब में तो सुकून नहीं है। उसका अंदाज़ खुद तरसी लिए हुए था।
तुम्हें किसने कहा ये? उसके होंठों पर उसी मानूस सी मुस्कुराहट ने झलक दिखाई थी। किसी ने नहीं। फिर तुम्हें कैसे पता चला? मुझे पता है ना। कैसे? हर कैसे का जवाब नहीं होता। क्यों? हर क्यों का भी जवाब नहीं होता। ये तुम्हें किसने कहा? किसी ने भी नहीं। फिर क्यों कहती हो कि तुम्हारे नसीब में खुशी और सुकून नहीं है? क्योंकि मुझे कभी मिला नहीं। तुमने कभी ढूंढा? नहीं, ढूंढते कैसे हैं? वो उलझी थी। तो ये कहो ना कि तुम्हें ढूंढना नहीं आता। वो मुस्कुराते हुए उसकी तसीह कर रहा था। तुम्हें ढूंढना आता है क्या? हाँ, तुम्हें सिखाऊं? निचला लब दांतों तले दबाए उसने ज़ोर से उस बात में सर हिलाया। बैठ जाओ रिलैक्स होकर। वो उसी के अंदाज में आलती पालती मारकर बैठ गई थी। डार्क ग्रीन और लाइट पिंक कलर का उसका लहंगा लान की सब्ज घास पर फैल गया था। ग्रीन बॉर्डर वाला लाइट पिंक दुपट्टा अभी तक पिन्नों की मदद से सर पर अटका हुआ था। उसका लाइनर काफ़ी फैल चुका था। बाकी मेकअप भी मिटा मिटा नज़र आ रहा था। रेडी? पुरसकून होकर बैठ जाओ, कमर सीधी रखो। उसकी गंभीर आवाज़ असर अंगेज़ थी। अब अपनी आंखों पर फोकस करो। तुम्हारी पलकें भारी हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हारी पलकें ज़्यादा भारी हो रही हैं। तुम्हारे पपोटे बोझल हो रहे हैं। अब तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं। उसकी आंखों के मसल्स जैसे उसकी आवाज़ के ताबे हो गए थे। उसका अंदाज़ हमेशा से ज़्यादा सहर अंगेज़ था। सबा का जहन मुकम्मल तौर पर उसकी आवाज़ के ज़ेरे असर था। उसके लहजे के उतार चढ़ाव के साथ उसकी सोचें सफ़र कर रही थी और ये सोचें उसकी पूरी ज़ात पर मुहित हो गई थी। उसका मादी वजूद कहीं पीछे रह गया था और वह उसकी आवाज़ की रथ पर सवार किसी अनोखे जहान की सैर को निकली हुई थी। ज़मान व मकान कहीं ठहर सा गया था और वह जैसे लुत्फ़ व सुकून की किसी नई कैफियत से रोशनास हो रही थी। आगाही के नए दर थे जो उस पर खुल रहे थे। अपने अंदर की दुनिया में वो पहली बार कदम रख रही थी। ध्यान की रोशनी से वो अपने अंदर पोशीदा असरार को पहली बार खोज रही थी। 20 मिनट के बाद जब उसने आंखें खोलीं तो वह मुकम्मल सुकून की हालत में थी। उसे अपना आप रुई के गाले से भी ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा था। कैसा महसूस कर रही हो? उसके चेहरे पर नज़रें जमाए वो पूछ रहा था। वंडरफुल। उसके चेहरे पर मुकम्मल सुकून था। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। उसकी नज़रें मुसलसल उसके चेहरे पर थीं। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मेरी आंखों से खुद को देखो। एक मुख्तलिफ आवाज़ उसकी समाअतों में गूंजी थी जिसमें इतना सहर नहीं था, मगर उस पर उसे यकीन बहुत हुआ करता था। छनाके से उसके अंदर कुछ टूटा था। सारा सुकून व मंजर की सारी खूबसूरती भाप बनकर उड़ गई थी। आई हेट यू। उसने ज़ख्मी नज़रों से उसकी तरफ देखा था और फिर वो एकदम उठकर पलट गई थी। आई एम रियली सॉरी सबा। ये सारा थी अपने शोहर और बच्चों के साथ उनके घर के ड्राइंग रूम में बैठी। मैंने जो किया वो बहुत अनप्रोफेशनल था, मगर असद बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। इसकी मदद करना मुझे अपना फ़र्ज़ लगा। एक्सक्यूज़ मी, तुमसे मदद किसने मांगी थी? मैं अपने मसाइल खुद हल करता हूँ। वो बज़ाहिर ड्राइंग रूम के दूसरे कोने में बैठा उन बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ़ था, मगर कान इधर ही लगे हुए थे। तभी फ़ौरन जवाब दागा था। तुम्हारे साथ नेकी करके बंदा दरिया बल्कि समंदर में ही डाल दे, क्योंकि तुमने सिला देना तो दूर की बात कभी मानना भी नहीं है। सारा ने जले हुए अंदाज में उसे कोसा था। हाँ, तो तुम क्या नेकियां बंदों से सिला लेने और उन्हें ज़ेरे पार करने के लिए करती हो? असद के पुरसकून अंदाज के जहाँ बहुत सारे मस्बत नताइज बरामद होते थे, वहीं अक्सर उसका ये अंदाज़ दूसरों को चिढ़ाने का भी बाइस बनता था। तुम्हारे साथ तो बहस करना ही फजूल है। सारा चिढ़ चुकी थी। जाहिर है मुझसे तुम जीत जो नहीं सकती। उसका वही दिल जलाने वाला अंदाज़ था जो सबा के लिए नया था। भाभी, आपको आदी होना पड़ेगा इनकी नोक झोंक का। कि जब भी इकट्ठे हों यूं ही चोंचे लड़ाते हैं। अहमद रज़ा ने उसे इतला दी। 34-35 साल वो शख्स काफ़ी खुश शक्ल था, मगर किसी गैर मामूली शख्सियत का मालिक हरगिज़ नहीं था। और तुम जो मेन किरदार हो कहानी के, कैसे सती सावित्री बन गए हो? असल कन्फ्यूजन तो फैला ही तुम्हारी वजह से है। सारा ने अपनी तोपों का रुख शोहर की तरफ मोड़ लिया था। मेरी वजह से? भाभी, आपने कभी इससे पहले मेरी शक्ल भी देखी? इन दोनों ने मिलकर आपको धोखा दिया है। अगर आप इनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस करना चाहें तो मेरी खिदमत हाजिर हैं। मैं तैयार हूँ कोर्ट में आपकी नुमाइंदगी करने को। अहमद रज़ा ने साफ दामन बचाया था। दोनों ने नहीं, सिर्फ आपकी जोजा ने धोखा दिया है मेरी मासूम सी बीवी को, जो इनके पास केस लेकर आई और ये उन्हें फजूल में उलझाती रहीं। एक नोटिस तक नहीं भेजा, अदालत की शक्ल तक नहीं दिखाई, बस अपने दफ्तर के चक्कर लगवाती रहीं। हम इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई का पूरा हक रखते हैं। असद ने भी सारे किस्से से अपना किरदार अलहदा किया। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, ये जो सारे जराइम आप मेरे खाते में दर्ज करवा रहे हैं, इनकी असल जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। मेरी तो सिर्फ एक मीटिंग हुई थी सबा के साथ, वो भी अधूरी सी। तुम्हारी लव स्टोरी का ऐसा दर्दनाक अंजाम होता देखकर मुझे तरस आ गया था तुम पर, तभी बहाने से उठकर चली गई थी ताकि तुम अपनी डूबती नैया पार लगा लो।
सारा ने भी फ़ौरन हिसाब बराबर किया। पता है सबा, जिस दिन तुम मेरे पास आई थी ये मेरे पास क्यों आया हुआ था? जनाब अपनी शादी की शॉपिंग के लिए मेरी मदद लेने आए थे। और सोचो, हम शादी की डिस्कशन कर रहे हैं और शादी भी वो जिसका इसे बरसों से इंतज़ार था कि अचानक एक लड़की आती है और आते साथ ही तलाक का मुतालबा करती है। और जो कहानी वो सुनाती है वो इसकी लव स्टोरी से हैरत अंगेज़ हद तक मुशाबत रखती है। और तो और इसके चेहरे पर भी 12 बजने लगते हैं। अब तुम खुद को मेरी जगह रखो और बताओ, ऐसे हालात में और ऐसे नाखुशगवार इत्तेफाक पर मेरे दिल में इसके लिए हमदर्दी का जागना नॉर्मल बात नहीं थी क्या? सिर्फ इसके लिए मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस भूल गई और ये बजाय मेरा एहसान मानने के, बजाय मेरा मशकूर होने के मुझ पर ही वार किए जा रहा है। इसे कहते हैं एहसान फरामोशी। ये है तोता चश्मी की जिंदा और जावेद मिसाल। याद रखना बेटा, सिर्फ शादी की शॉपिंग के लिए ही बड़ी बहन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और भी आगे बड़े मौके आते हैं। देखना कैसे गिन गिन कर बदले लूँगी। सारा का अंदाज़ आखिर में धमकाने वाला हो गया था। और भाभी, मेरा भी इस शख्स पर बड़ा कर्ज है। इसने मेरा नाम इस्तेमाल किया है, मुझे कॉल करके कहता है कि सबा मुझे अहमद रज़ा समझ रही है, सो जब तक ये सिलसिला चल रहा है उसके सामने मत आना। हल्के फुल्के अंदाज में बातें करते वो लोग उसके बहुत सारे सवालों के जवाब दे गए थे। वो खामोशी से बैठी उन्हें सुन रही थी। उसका दिल साफ़ नहीं हुआ था उनकी तरफ से। वो चाहकर भी उस अजियत को नहीं भुला सकती थी जिससे वो गुजरी थी, और वो सब लोग किसी न किसी हद तक इस अजियत के ज़िम्मेदार थे। सबा, खींच कर रखना तुम इसे, नहायत चालाक आदमी है। ऐसे ही इतनी सी उम्र में इतना नाम नहीं बना लिया इसने। सारा का अंदाज़ आज भी दोस्ताना था, मगर उसमें आज बेतकल्लुफ़ी का रंग भी था। हाँ, वो जानती है कि नहायत काबिल और होनहार इंसान हूँ मैं। असद अलीना को उठाए आकर उसके बराबर बैठ गया था। काबिल और होनहार या चालाक और मक्कार? कारपोरेट लॉयर होते हुए जो तुमने एक नामी गिरामी फैमिली लॉयर का नाम इस्तेमाल करके इसकी क्लाइंट को धोखा दिया, ये तुम्हारी होनहारी की तो निशानी है। अहमद रज़ा का अंदाज़ मजाक उड़ाने वाला था। उसकी रुखसती के तीसरे दिन मामू की कॉल आई थी। सबा बेटा, मैं अगले जुम्मे तक आकर तुम्हें मकान की चाबी दे दूँगा। हम लोगों ने शिफ्टिंग शुरू कर दी है। इंशाल्लाह हम जल्दी ही अपने पिंडी वाले घर में चले जाएंगे। उनकी बात सुनकर उसे कोई खुशी नहीं हुई थी। अब क्या करना था उसने घर का? वो सारे ख्वाब तो बहुत पीछे रह गए थे। अब तो एक रंज था, एक गुस्सा था जो उसकी पूरी ज़ात को अपने हिसार में लिए हुए था। तुम्हारे ताया ज़रा अजीब मिजाज के इंसान हैं। हमारी तमाम पर मुखालफत के बावजूद तुम्हारे खुदकुशी वाले वाक़या को अपनी मर्ज़ी का रंग देकर और अपने बेटे के असर व रसूख का सहारा लेकर उन्होंने रुखसती करवा ही ली। खैर, अब जो हो चुका सो हो चुका, मगर मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मकान को लेकर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बदमज़गी पैदा हो। उनका थका थका सा अंदाज़ था, और ऐसा पहली बार हुआ था। उनकी थकन, उनकी बेबसी उसे पूरी तरह महसूस हुई थी। मामू प्लीज़, आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है वापस पिंडी जाने की। आप लोग वैसे ही रहें जैसे अम्मी की ज़िंदगी में रहते थे। उनका थकन ज़दा अंदाज़ उसे तकलीफ़ पहुंचा रहा था। यकीनन मामी इतने आराम से घर छोड़ने पर आमादा नहीं हुई होंगी। मामू को उनके साथ एक तवील जंग करनी पड़ी होगी। बेटा, तुम बच्ची हो अभी, तुम इन मामलात को नहीं समझती। ये छोटी छोटी पेचीदगियाँ अक्सर बड़े मसाइल का सबब बनती हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी किसी मसले का शिकार हो। उनका लहजा पुरखलूस था। ऐसा कुछ नहीं होगा मामू, आप बेफिक्र रहें। असद की कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आई मुझे जायदाद में। ताया से मैं बात कर लूँगी। आप लोगों को घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पिंडी वाला घर किराए पर ही रहने दें। उसके किराए की रकम आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे। आप भी तो रिटायर हो जाएंगे इस साल। टीपू की भी नॉर्मल सी जॉब है, फिर हमना की शादी भी करनी है आपने। बस आप आराम से रहें उस घर में। उनके ये सारे मसाइल हमेशा से उसके सामने थे, मगर पता नहीं क्यों महसूस उसे आज हो रहे थे। उसकी बात सुनकर वो भी सोच में पड़ गए थे। वैसे असद बड़ा सुलझा हुआ और काबिल लड़का है। उससे मिलकर मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में तसल्ली सी हो गई थी। उसे लोगों को मुतासिर करना आता था, ये उससे बढ़कर भला कौन जान सकता था। वो यकीनन शादी में ही मिला होगा मामू से और अपना काम कर दिखाया होगा। मामू, दुकान के बारे में मैं सोच रही हूँ कि उसे बेच दूँ। उसने मौजू बदल दिया था। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी बेटा। मामू की कॉल बंद होने के बाद भी वो उन्हीं के बारे में सोच रही थी। उस पर एक अजीब सा इंकशाफ हुआ था। लोग इतने बुरे भी नहीं होते जितना बुरा उन्हें बुरे हालात में हमारा जहन बनाकर पेश करता है। ये जहन भी अजीब चीज़ होती है। ये हमें हकीकत की वो तस्वीर ही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। एक वक्त था जब उसे मामू की फैमिली में खुदगर्जी के सिवा कुछ नज़र नहीं आता था। वो सिर्फ अपनी गर्ज की नज़र से ही उन्हें देखती थी। अगर वो उसकी गर्ज पूरी करने में मददगार साबित होते तो वो अच्छे होते, और जब वो मददगार नहीं साबित हुए तो उसके जहन ने उन्हें खुदगर्ज, दोगला और मुनाफिक करार दिया। उनकी ज़रूरतें, उनकी मजबूरियाँ उसे कभी नज़र नहीं आई। मामी जो चाह रही थी उसकी वजह उनके कुछ मसाइल थे। कम आमदनी, भारी जिम्मेदारियाँ, तेज़ी से आता बुढ़ापा और औलाद का गैर यकीनी मुस्तकबिल। वो जो चाह रही थी उसकी वजह उसके कुछ ख्वाब थे, कुछ हसरतें थी। एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब।
نئے صحت مند رشتے بنانے کی حسرت، اپنی شخصیت سے محرومیوں کے نشان مٹانے کی حسرت، اپنے خوابوں کی تعبیر کی تلاش میں وہ ماموں کی فیملی کی مجبوریاں اور مسائل بالکل لاشعوری طور پر نظر انداز کرتی رہی تھی۔ اور یہ اس نے صرف ان کے ساتھ ہی تو نہیں کیا تھا، اپنے ذہن کی اسی فطرت کی وجہ سے اس نے اور بھی تو ایک بہت بڑا نقصان اٹھایا تھا اور بے پناہ اذیت سے گزری تھی۔ اس خسارے کا خیال اس کا دل ہمیشہ بوجھل کر دیتا تھا۔ پتہ نہیں میں ایسی کیوں ہوں، اپنی غرض کی غلام اور دوسروں سے بے غرضی کی طالب۔ شاید ہم سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔